So I welcome you all in this live session of mine. I welcome you all in this live session of mine. I welcome you all in this live session of mine. I welcome you all in this live session of mine. Can you hear me? तो चलिए आज का जो है चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है द ग्रेट रेजिग्नेशन। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है और ये कंसेप्ट कहाँ से आया और इसका जो है ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे इम्पैक्ट पड़ता रहा है और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है। कोरोना टाइम को जो है ना उसको एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क की तरफ माना गया हुआ है। ठीक है, और इस दौरान what has happened is that during the corona phase, इसको आप ऐसा समझ लें, कोरोना टाइम को एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक की तरह कंसिडर होता है जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये समझते हैं या ये मानते हैं या ये देखते हैं कि कैसे जो है उसके बाद से ही जो है वर्कर्स का ट्रेंड जो है एक तरह से बदलने में देखा गया। अगर आप वर्कर्स ट्रेंड की बात करें तो आप इसमें समझेंगे, ठीक है, कि वर्कर्स ट्रेंड कैसे समय के साथ साथ चेंज होता हुआ है। जैसे एक टाइम था जनरेशन एक्स, दूसरा फेज आया जनरेशन वाई जिसको मिलेनियल्स भी बोलते हैं, और तीसरा जो फेज आया है उसका भी तो नाम डिफाइन नहीं हुआ है। वेलकम महिंद्रा, इफ यू आर एबल टू लिसन, अगर आपको सुनाई दे रहा है ठीक ठाक से तो आप जो है जरा लिख दीजिएगा टाइप करके, यस आई कैन हियर प्रॉपरली, बिकॉज वी आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि चीजें ठीक से ऑपरेट हो रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, सो आई वाज टेलिंग अबाउट दैट। तो उसमें क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो है अलग अलग टाइमलाइंस डिवाइड हुए हैं। तो कोरोना के बाद से जिस तरीके से लेबर इंडस्ट्रीज वर्कर्स में वर्किंग पैटर्न्स में काफी चेंजेस परिवर्तन आप देखने को आया है इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। ठीक है, कोरोना के बाद से 3-4 साल जो अभी हो गए हैं, 2-3 साल, 3 इयर्स ना होने को आया है, तो इस दौरान जो है काफी सारे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सपीरियंस किया है। और जिसकी वजह से जो है एक फेज आप ये भी मान सकते हैं कि कोरोना एंड आफ्टर पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया है। तो इसलिए इसको भी एक आप फेज की तरह देख सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2000 अराउंड 21, वही टाइमिंग था जब एंथनी क्लॉट्स नाम के एक बंदे ने इसको द ग्रेट रेजिग्नेशन, इसको जो है इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि इस टर्म को इस टर्म के बारे में बताया था। ठीक है, वन सेकेंड।
तो 2021 से ये आया था। अब ये क्यों द ग्रेट रेजिन कहा गया है, तो इसके लिए इसके कई सारे कारण हैं, जो जो है हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण है वो है पैंडेमिक का जो इफेक्ट है, ये जो कोरोना महामारी है इसका असर की बात हो रही है। तो कोविड 19 के दौरान क्या हुआ, सारे वर्कर्स जो हैं अपने घर तक सिमट गए, अपने घर के ही चार दीवारी में सिमट गए थे। और खास तौर पर इसका जो असर है ये आप देखेंगे जो है डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में ये ज्यादा हुआ है। हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में इसका कुछ मतलब बहुत ही मिनिमल असर हुआ, इसका कोई खास ज्यादा असर नहीं हुआ था ग्रेट रेजिग्नेशन का। तो डेवलप्ड नेशंस में क्या हुआ, पैंडेमिक का असर जो है लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ही ज्यादा गहरा छाप छोड़ गया। ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो घर पे थे वर्कर्स, खास तौर पे यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में, तो लोगों ने घर के में रहने के दौरान काफी सारी चीजों पर विचार किया। जब इतने सारे लोगों की मौत हुई इस महामारी की वजह से, तो उन्होंने अपने आप को इवेलुएट किया, अपने अपने लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने पैटर्न्स को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, इन सभी चीजों को जो है उनको समय मिला ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये पाया कि जो है लाइफ का जो है पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों जो है जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो है अपने लाइफ में डूबे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो और फिर समझा कि भाई हमारा उद्देश्य बेसिकली जीवन का क्या है। ठीक है। वाई आर वी एग्जिस्टिंग, वॉट आर वी डूइंग, वाई थिंग्स आर हैपनिंग द वे इट इज हैपनिंग, इन सारों मुद्दों पर जो है लोगों ने जो है चर्चा की, डिस्कशंस किए, और लोग जो है समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका ये नतीजा निकला, ये उसका परिणाम आया कि एक सेकंड, उसका ये आया कि लोगों को ये समझ में आया, ये उनको फील हुआ कि जो है पैसा या शोहरत यही सब कुछ नहीं है। दे प्रेफर टू स्टे, देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग अपने उनके ट्रेडिशंस, उनके वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, इन सब चीज़ों पर जो है वो जो है थोड़ा सा फोकस करने में, ज्यादा जो है टाइम देने पे उनको लगा कि ये ज्यादा जरूरी है, रादर देन ये सोचना कि भाई पैसे कमाया जाए, करियर बनाना जाए। तो ये जो जो जीवन की जो मूल सिद्धांत है उस पर फोकस करना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी उन्हें लगा। खासतौर पे सभी तरह के वर्गों के, सभी वर्गों के, चाहे वो एक्स की बात कर लो, वाई की बात कर लो, दैट इज मिलीनियल वर्कर्स की बात कर लो, या जनरेशन जेड। ठीक है। तो इन सभी लोगों पर जो है इसका व्यापक असर। थैंक यू अमृतेश। इन सभी काफी समय बाद हमारे से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। आई होप तुम और तुम्हारा परिवार सकुशल होगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड लोग जब घर पे बैठे हुए तो इन सब मुद्दों पर जो है उन्होंने काफी जो है सोचा, काफी विचार किया। और उनको ये लगा कि जो है हम जो है मेन मुद्दे से, मेन इशू से भटक रहे हैं, एंड हेंस जो लोग जो है अपने ट्रेडिशंस, अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर ज्यादा फोकस पर ध्यान देने लगे। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जो है डिसाइड किया कि जब ज्यादा समय घर पे बिताएंगे। और उन्हें उन्हें ये भी फील हुआ कि ये जो है वर्किंग टू मच, बहुत ज्यादा काम करना फायदेमंद नहीं है जीवन के मूल उद्देश्यों को समझने के लिए। तो ये एक कारण था कि लोगों ने घर रिजाइन करके अपनी कंपनी से, ये जैसे मैंने बताया ये सभी कंट्रीज में नहीं हुआ, ये डेवलप्ड नेशंस में ज्यादा देखा गया। इंडिया जैसे कंट्रीज में इसका कोई बहुत ही मिनिमल इफेक्ट गिरा। तो पैंडेमिक एक रीजन था। दूसरा बड़ा रीजन जो इसका था वो था बर्नआउट। ठीक है। स्पेशली खास तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टाफ, जैसे आपने सभी सभी ने देखा कोरोना के टाइम पे जब सभी लोग घर पे थे, तो उस समय में चार दीवारी में बंद थे। तो उन दिनों के दौरान जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा जो है असर आ रहा था।
सबसे ज्यादा जो है उन पर, उनके हेल्थ पर जो है जो है असर आया, क्योंकि उनको जो है अपने रेगुलर टाइम से कहीं ज्यादा काम जो है उनको करना पड़ रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स जा जाके आपने देखा, डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सेस की कमी थी, वार्ड बॉयज की कमी थी। तो बहुत लोगों ने वॉलंटरीली भी जो है मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का जो है उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मदद की उनकी। तो इस वजह से जो है वी सी दैट कि जो है उनमें खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स, रिटेल इंडस्ट्री के लोगों, हॉस्पिटैलिटी के लोगों में भी जो है सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों के में भी ये चीज जो है बर्नआउट एक्सेसिव देखा गया है। तो देवर वर्किंग टू मच, रिटर्न्स कोई खास हो नहीं रहा था। तो इस वजह से भी उन्होंने डिसाइड, ये विचार आया, अगेन ऐसे इट्स फॉर द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, कि भाई घर पे बैठना जो है, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने जो फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताना। क्योंकि देखिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस दौरान हुआ वो ये था कि लोगों को ये महसूस हुआ कि जो है आखिर में अपने ही काम आते हैं। तो फैमिली मेंबर्स आर द मोस्ट, रिलेटिव्स, रिलेशंस, नियर एंड डियर वंस, जिनको एक तरह से कोरोना से पहले लोगों ने जो है उनको इम्पोर्टेंस उतना नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, वो बहुत ज्यादा काम में बिजी होते थे। तो कोरोना के दौरान दे रियलाइज कि भाई अब हमें जो है ये दुनिया से छोड़ो, अपने परिवार पर फोकस करो। तो उन्होंने घर पे रह के, रिजाइन करके कंपनी से घर पे रहना प्रेफर किया। ठीक है। तो ये बर्नआउट एक, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिवली जो है काम में फंस रहे थे, उन्होंने ये चीज को जो है करने का मन बनाया, और इसी कारण से काफी लोग रिजाइन किए। तीसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन इसका ये है, वो है रिमोट वर्क एक्सपेक्टेशंस। यानी कि उस समय जैसे कि हम पता है कि घर से ही काम करना जो है काफी समय तक अलाउ किया गया था, कि आप जो वर्कर्स को बोला गया था खासतौर पे आईटी सर्विसेज बेस्ड या सर्विसेज इंडस्ट्री में जहाँ फिजिकली वर्क ना हो, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पे, इसको डिजिटल एनवायरनमेंट पर ही जो है काम करने में जो है कंपनीज प्रमोट कर रहे थे। तो रिमोट से काम करना, यानी कि दूर डिस्टेंस से, थ्रू डिजिटल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वाईफाई काम करना, यही चीज जो है एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बन रहा था। जिसकी वजह से क्या हो गया, एम्प्लॉयज को, एक वर्कर कैटेगरी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। फ्लेक्सिबिलिटी किस टाइप की, कि वो जो है घर से काम कर सकते हैं, और आपने कंफर्ट से, अपने आराम को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपने जो बाकी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक कारण था कि घर में रह के काम करते करते लोगों को पहली बार ये भी महसूस हुआ कि भाई क्या जरूरत है इतनी परेशानी उठाने की, जाके कंपनी में जाना, वहां जाके काम करना, जो है ना, कंफर्टेबली घर पे बैठ के क्यों नहीं काम किया जाए। ठीक है ना। और जब कंपनीज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो सोचा कि भाई इससे अच्छा दूसरी कंपनी जाओ। दैट इज द रीजन वाई आप कई बार रिसेंटली, अब आज तक, इवन टिल पिछले 2-3 महीने तक मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैगजीन्स में, ये न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे, गूगल जैसी कंपनियां, ठीक है ना, आईबीएम जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने वर्कर्स को अभी भी इंसेंटिव्स दे रहे थे ताकि वो वर्क फ्रॉम होम छोड़कर ऑफिस में एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑफिस में बिताए। तो ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति बन रही थी। अभी भी है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कि बोल रहे हैं भाई अब तो एक्सट्रीम मेजर्स लेने को कंपनी था, कि भाई अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि बाकी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भैया अब तो ऑफिस आके काम करना शुरू करो, अब तो कोरोना टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन लोग जो है कि मान नहीं रहे हैं, वो ऑफिस आने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ग्रेट रेजिग्नेशन है अभी पिछले कुछ महीने तक, 3 जून, ये जो है तूल पकड़ा हुआ था। अच्छा, इसमें एक बड़ा विचित्र बात यह है कि इसका सबसे व्यापक असर जो मैंने मुझे पता चला वो पड़ा है चाइना जैसे कंट्री में। बड़ी आश्चर्य की बात है, जहाँ के लोग इतने ज्यादा ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर जो है चाइना जैसे कंट्रीज में इसकी हुआ। और क्यों हुआ चाइना जैसे कंट्री में, ये कारण कहना बड़ा डिफिकल्ट है।
कि ऐसा चाइना में ही क्यों हुआ। लेकिन उसका ये कारण ये भी है ना कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, जो मुझे लगता है। तो जो है बच्चों पर या यंगर जनरेशन पर प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम हाई हो गया था, तो वो सोच रहे थे कि भाई कोरोना के बाद उनको लगा कि नहीं, अब दूसरों के लिए बहुत चीजें, अब थोड़ा खुद के लिए भी कुछ किया जाए। तो वो इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि उनको ज्यादा ऑफर मिल रहा था या ज्यादा पैसे मिल रहे थे या उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशंस में उनको भक्ति जो है अपने अपने जो है जो पूजा पाठ में उनके हिसाब से, पूजा पाठ में अपने सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, बट चाइना में जो उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, उन चीजों को देखते हुए, उन चीजों में जो है लोगों ने मन लगाया। फर्स्ट टाइम, अगर आप कुछ दिनों कुछ महीने पहले की अगर आप जो चाइना के सोशल मीडिया आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि लोगों का ना रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई है। वो बहुत यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो जा रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, घंटों बिता रहे हैं। सो दिस इज यू कैन डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रेट रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये एक कारण है। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हमेशा से जो रहा ही है वही है फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो इस पर तो आपको पता ही है, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इसमें जो है ग्रेट रेजिग्नेशन वाला जो एस्पेक्ट है, इसमें आप देखोगे कि जो है कुछ इंडस्ट्रीज पर इसका जो है सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा गहरी तरीके से पड़ा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि वेज में इंक्रीज इन द वेजेस जो है कि सैलरी लोगों की बढ़ी है, अब इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, तो उससे आप वो तो एक फैक्टर है ही। तो हुआ यह है कि organizations have tried to give more and more salary to attract salary, monetary as well as non-monetary benefits। non-monetary benefits भी दिए, दे रहे हैं, सैलरी भी बढ़ा रहे हैं, so that the talented and the most capable people are retained, ठीक है ना। तो एक वेज में बहुत ज्यादा उछाल आप देख देख सकते हो कि आया है इसकी वजह से। हालांकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में इसका कोई खास असर नहीं हुआ ग्रेट रेजिग्नेशन का। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में इसका, यूएस में, यूके में, यूरोपियन नेशंस में बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो एक तो वेज इंक्रीज इसका असर गिरा है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो हमेशा होता है, ठीक है ना, जब कंपनीज पे प्रेशर आती है तो वर्क प्लेस बेनिफिट्स नए नए तरीके के, बड़े ही अजीबोगरीब एंड जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस टाइप के वर्क प्लेस बेनिफिट्स जो है अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एटीट्यूड बोनस भी जैसे, अच्छा पहले बोनस जैसे आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, एटीट्यूड बोनस करके एक कंसेप्ट आया है, वो जो है वो भी एम्प्लॉयज को दे, इंडिया की बात करें, इंडिया में दे रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज की बात ही छोड़ दीजिए। वहां तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है अब लोगों को लुभावने जो है स्कीम्स दिए जा रहे हैं, सो दैट दे कैन कम एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एटीट्यूड बोनस क्या है, ये मैंने एक ऑलरेडी एक अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है, और वो जो है आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे एटीट्यूड बोनस पर मैंने विशेष बड़े विस्तार से समझाया है, तो उसको आप देख सकते हो। तो वेज इंक्रीज, एक उसका सोशल इम्पैक्ट गिरा है। दूसरा है नए नए टाइप ऑफ बेनिफिट्स आए हैं, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड बेनिफिट्स हो, that is, मैं स्टैंडर्ड बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स या लीव बेनिफिट, ये नहीं, अलग अलग टाइप के जैसे फर्टिलिटी बेनिफिट्स, बड़े ही जो पहले कभी नहीं थे, वो सब बेनिफिट जो है अब आप देखोगे कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन देना शुरू कर दिए हैं। एक महिंद्रा कंपनी ने एक बड़ी ही जो है पॉजिटिव स्कीम निकाली, अराउंड 5 इयर्स मटर्निटी लीव, ठीक है। तो 5 इयर्स मटर्निटी लीव लंबा है, सबके लिए नहीं है, लेकिन स्कीम तो निकाल दी। उस पर भी आप किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ा ही रेवोल्यूशनरी बेनिफिट स्कीम उन्होंने निकाली है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत डिफरेंट, अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के बेनिफिट्स निकाले हैं, जो पहले कभी दूसरे लोग सोच भी, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उस टाइप के बेनिफिट्स, उस टाइप की फैसिलिटीज, ठीक है ना। पहले हमारे टाइम पे या हमने यही देखा था कि खाने में कुछ फ्री दे दिया,
या ट्रैवल में फ्री दे दिया, यही सब चीजें जो है बड़ा स्टैंडर्ड चीजें होती थी। अब वो चीजें बदल गई हैं, बड़े ही अलग अलग किस्म के क्रिएटिव बेनिफिट्स इवॉल्व हो गए हैं। तो ये इसका एक सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हुआ है, वो है राइज इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, यंगस्टर्स खास तौर पे जो है ना, जनरेशन जी जिसको बोलते हैं, जेड या जी जिसको बोलते हैं, ऐसे यंगस्टर्स जो हैं, चाहे वो अब इंडिया में देखोगे अगर आप ना, बहुत सारे यंग लोग नए नए एंटरप्रेन्योर वेंचर्स किए। वेल, इसका कुछ क्रेडिट तो गवर्नमेंट को भी जाता है, उन्होंने तो नए अपॉर्चुनिटीज दिया है, ऐसा माहौल बनाया है कि देश में यंगस्टर्स इन्वेस्ट कर सके। बट नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो यंगस्टर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे अभी उभर के बाहर हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कोरोना के बाद से एक फेज में बदलाव आया है, एक रेवोल्यूशन मान सकते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब ये लेबर रेवोल्यूशन टाइप का आप कह सकते हो। बहुत जल्दी ये पॉइंट आ जाएगा जो है कंसेप्चुअल या बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कोरोना के बाद आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ रहा है। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, ड्रोन बनाने वाली कंपनियां, ठीक है, डिजिटल कंपनियां, बहुत अलग अलग किस्म के कंपनियां जो है, नए नए आपको देखेंगे वो आ रहे हैं। और दैट डूइंग वेरी रियली वेरी वेरी वेल। यंगर जनरेशन अभी जो है वर्कर्स, अच्छा चैट जीपीटी से रिलेटेड तो 15-20 ऑर्गेनाइजेशन यूएस में ही आ गए हैं, मैं अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत जो है इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज आ गई हैं, और मुझे लगता है आगे भी आते ही रहेगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हाउ आर एम्प्लॉयर्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस, रिस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रेट रेजिग्नेशन, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके यंगर जनरेशन जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा केपेबल्ड लोग हों, वो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, और छोड़ इसलिए नहीं रहे कि वो कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, बट छोड़ रहे हैं, उनको नहीं काम करना, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि टैलेंट शॉर्टेज इज इज अ ग्लोबल फेनोमेना। एक अच्छी टैलेंट होना हर एक के लिए एक बड़ी शान की बात होती है, बड़ी रिक्वायरमेंट की बात होती है। और वो अगर किसी कारणवश छोड़ दे, ठीक है ना, खास तौर पे ये इस टाइप के कंसेप्ट में, तो कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो इनका अभी एक प्राइम फोकस होगा, रिटेंशन इज अ मेजर होगा। तो ये जितने भी बेनिफिट दे रहे हैं इसीलिए तो दे रहे हैं ना, सो दैट द एम्प्लॉइज कैन बी रिटेन, टॉप टैलेंट, खासतौर पे टॉप टैलेंट कैन बी रिटेन। दूसरा जो एक एम्प्लॉयर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको इसको हैंडल करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, उसे कहते हैं कि वर्क कल्चर को कैसे एक नए तरीके से सोचा जाए, कैसे वर्क कल्चर को इस तरह का बना जाए कि लोग जो है रेजिग्नेशन देने वाला जिस सोच को उसको त्याग सके। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन ऑफ द वर्क कल्चर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना in this in order to as a response to the great resignation। अब ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे एक अलग अलग एक पैटर्न होता है, तो उस हिसाब से वहाँ के एचआर हेड्स, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर बॉसेस या एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो की स्टेक होल्डर्स हैं, वो कल्चर को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वर्कर्स उसे अपना समझे, अपना घर समझे, घर जैसा समझे। और इस चक्कर में वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड चीजें हो, लोगों के जो है डाइवर्सिटी इंटरेस्ट्स को केटर करने वाली रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वर्किंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फ्लेक्सी वर्किंग की बात कर लें, या असाइनमेंट बेस्ड वर्किंग, या कंसल्टेंसी बेस्ड वर्किंग, या पैकेज का रीडिजाइनिंग की बात कर लें, तो मेजर तरीके से जो है ना कल्चरल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं, और इवॉल्व हो रहा है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। एक और क्रूशल एस्पेक्ट फ्रॉम अ रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू जो हो रहा है, उसे कहते हैं हायरिंग जो है से रिलेटेड संबंधित परेशानियां जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है राइट नाउ। वो क्या है कि भाई उनको लोग नहीं मिल रहे हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री से छूट रहे हैं, तो कहाँ से ले टैलेंटेड, खास तौर पे अगर रिसर्च वाले लोग हों, या जो जिसको बोलते हैं ना हाई परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको बोला जाता है, हाई टैलेंटेड लोग जिनको बोला जाता है, वो छोड़ दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना,
देखिए 10 लेबर छूट जाए कंपनी उसको मैनेज कर लेगी, लेकिन अगर 10 की स्टेक होल्डर्स छोड़ देना, 2 10 तो बहुत बड़ी बात होगी, दो दो अगर छोड़ दे तो कंपनी हिलने लगती है, क्योंकि दीज आर द जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है और उसका क्या, ये हम किसी और सेशन में इलेबोरेटली आपको समझा देंगे। तो जो ह्यूमन कैपिटल अगर छोड़ दे कंपनी, और सिर्फ आपके ही कंपनी में नहीं, दूसरे कंपनी कॉम्पिटिटर्स के पास भी छोड़ रहे हैं, पड़ोसियों के पास भी छोड़ रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी उनके लिए चैलेंज बन जाती। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के तौर पर क्या देखा जा रहा है, सबसे पहला इसका जो दूरगामी प्रभाव, दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग इज शिफ्ट्स इन द वर्क वर्क एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो वर्क से एक्सपेक्टेशन है, खाली पैकेज एंड गुड क्वालिटी फैसिलिटीज नहीं, इसके अलावा भी लाइक मीटिंग विद डाइवर्स इंटरेस्ट्स, लोगों की जो अलग अलग इंटरेस्ट है उसको केटर करना, फैमिली इंटरेस्ट को टेक ओवर करना, फैमिली रिक्वायरमेंट्स को समझना, ये सब चीजों पर जो है आप एचआर डिपार्टमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। सिर्फ जॉब सिक्योरिटी या स्किल डेवलपमेंट, ये चीजें जो है ये ट्रेडिशनल रूटीन चीजें में अब आने लगी। ठीक है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ इस फ्यूचर ऑफ वर्क से रिलेटेड है, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, बहुत रिमोट वर्क बढ़ रहा है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी इन सब चीजों को देखते हुए मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है। और चेंजिंग वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फ्यूचर ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस भी ऑर्गेनाइजेशंस को उसी टाइप से बनाना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि कैन दीज थिंग्स बी एक्सेप्टेबल, कैन आवर ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, एम्प्लॉय रिलेटेड पॉलिसीज बी मोर एम्प्लॉय सेंट्रिक। तो इस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ इंडिया की सिचुएशन नहीं है, बट एक साथ ग्लोबल फेनोमेना। हालांकि रेजिग्नेशन तो इंडिया में उतना नहीं हुआ, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वर्क फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव, वो बहुत ही इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको बहुत ही सीरियसली लिया है, और एज अ प्रोएक्टिव मेजर, क्योंकि एक एम्प्लॉय बेस है इंडिया में, बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, तो कुछ डिस्टरबेंस ना हो, कंपनीज ने प्रोएक्टिवली ही ये सब चीजें करना शुरू कर दिया है। सो लास्ट में यही जिस टॉपिक को एंड करते हुए कहेंगे कि ये जस्ट एक वर्कर्स का सैलरी बढ़ाने का या वर्किंग जो है पैटर्न्स में चेंज करने का ये एक जरिया नहीं है। रेजिग्नेशन, ग्रेट रेजिग्नेशन हैज बीन a very landmark thing that has happened in the industry, and organizations as a result of this, organizations ने अपने values, अपने एम्प्लॉयज के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी प्रायोरिटीज को बहुत सीरियसली लिया है और उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड दे नीड टू रीथिंक कि भाई जो टैलेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मतलब हाई कैपिटल एसेट्स हैं जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के वर्कर्स हैं, उनको कैसे जो है अपने कंपनी का कल्चर ऐसा शेप किया जाए ताकि वो उसमें जो है बहुत ज्यादा अपनापन महसूस कर सके। इसकी वजह से जो भी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज है कंपनी क्या क्या कर सकती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी बिलीव दैट ग्रेट रेजिग्नेशन हैज अ वेरी सीरियस इम्पैक्ट एंड implications ऑन द वर्कफोर्स ट्रेंड्स। ठीक है। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक, द ग्रेट रेजिग्नेशन, जिस पर हमने जो है आपसे बात की, अपने इलेबोरेटली जो आपके साथ चर्चा किया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी का कोई कमेंट या कोई अगर आया है तो मैं उसको जो है एड्रेस कर देता हूँ। द वेन्यू इज ओपन फॉर यू फॉर डिस्कशन। Let's look into the aspect. Okay, Uday, welcome. Are Uday, so nice to see you after such a long time. Uday, your question is?
My question is how retain the staff who all perform but organization still have. Thank you so much, Uday. क्वेश्चन बेटे क्या लिख रहे हो? हाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू रिटेन द स्टाफ हु आर परफॉर्मिंग बट द ऑर्गेनाइज स्टिल हैव अ हेजिटेशन। देखो, होम वर्कर्स अपने लेवल पे बने, देखो उनकी परफॉर्मेंस, मैं इसको आपके क्वेश्चन को इस टाइप से ले रहा हूँ कि आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी राइज देने में, आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक हिचक है, या ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को आपकी आपकी जो टैलेंट को ठीक से समझ नहीं रही है। तो इसका सोल्यूशन ऐसा है ना, डिग्निटी एट वर्क प्लेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है ना? इसमें दो दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका टैलेंट कंपनी में उसकी कदर कम है, और पहली बात तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ डिमांड इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा आपके टैलेंट की कदर होगी, तो मुझे लगता है देन यू कैन थिंक ओवर इट। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस डिसीजन को लेने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। ठीक है, कि भाई सोचा था कि दूसरे जगह द अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गए और आप फंस गए। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी कदर नहीं कर रही है तो यू बिल्ड ऑन योर स्किल्स। अब आप पूछोगे सर कौन सा स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं? देखो, एक कॉमन स्किल है जिस पर हम किसी और सेशन में इलेबोरेटली बात, वो है एआई स्किल्स। आप सभी जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हर कोई जो है, everyone who has to develop, who has to grow, who has to go ahead, उनको जो है आप एआई से बच नहीं सकते हो। आपको वो स्किल्स अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, नॉट एज ए कॉम्पिटिटर। बताता हूँ आपके सवाल का जवाब, ठीक है? तो उनको जो है, आपको एआई स्किल्स डेवलप कर लीजिए। एआई स्किल्स का मतलब क्या होता है? एआई अपने आप में कोई स्किल नहीं है। एआई की इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर बहुत सारे स्किल है, जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग। तो आप जिस भी है, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, फाइनेंस में हो, ऑपरेशंस में हो, जिस भी एरिया में हो, उस एरिया से रिलेटेड पाइथन या मशीन लर्निंग, बिकॉज दीज आर द टू स्किल्स विच आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया एट लीस्ट। ठीक है ना? एंड ग्लोबली ऑल्सो, बट इंडिया में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। तो वो दोनों चीजें आपके एरिया से रिलेटेड, मार्केटिंग एनालिटिक्स हो गया या ऐसा कुछ, आप कर लो। चैटबॉट आपके होने से नहीं आपका, चलो जो है इस पर हम आपके वाले पॉइंट पर रिलेट टू एचआर सर्विस। ओके, सो यू आर इन द एचआर एरिया उधर। आपको आना चाहिए, यूज करने आना एक चीज होता है। अगर आप जानते हैं तो मुझे लगता है देन यू डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट कि भाई वर्क प्लेस आपकी इज्जत कर रही है कि नहीं। कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज देयर। ठीक है ना? बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जो है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ऑफ कर लो। इसमें जो है आप ये देख लो कि जो है लोकेशनल प्रेफरेंसेस, आप अपना उसका ध्यान रख लो। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। द मैनेजर्स आर नॉट लिसनिंग, देन हु टोल्ड यू टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन? फिर बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन देखो, टेक अ जॉब। दैट इज हाउ जो है ऑर्गेनाइज यू विल ग्रो। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी भलाई है। आप, और तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा ना, हमारे पास एक अच्छा वर्कर था, उसको छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। बट यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना देखो। ठीक है ना? वो देखो, आपका जो कमिटमेंट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं, आपकी प्रोफाइल के प्रति होनी चाहिए, आपके करियर के प्रति होनी चाहिए। यू शुड बी मोर ऑनेस्ट, मोर कमिटेड, मोर डेडिकेटेड टू योर करियर, नॉट टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आज है, कल नहीं है। आज ये ऑर्गेनाइजेशन, कल बी, परसों सी। दैट्स फाइन। यू सी, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया तो, और आपको लग रहा है मैनेजर जो है या जो भी है आपके जो है टैलेंट को भाव नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, देन यू मेक अ स्विच। इसमें कोई गलत या बुरी बात नहीं है। ठीक है? तो ये चीज है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं।
नाउ लेट अस सी अदर कमेंट्स. ठीक है उदय. थैंक यू सो मच डियर. महेंद्रा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड माय डियर? यू आर देयर? या एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं नहीं, देखो रोल चेंज कर रहा है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई. दैट इज नॉट पॉइंट ना. रोल भी चेंज करना है, सैलरी भी चेंज करना है. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट, अगर जैसे आप बता रहे हो, यू कैन रिकंसिडर. और सिर्फ इसलिए मत चेंज करो क्योंकि सैलरी ज्यादा है. रोल पर भी ध्यान दो. लेकिन डोंट टेक अ रेज अप्लाइंग मत करते बैठना कि गुस्से में आके अप्लाई कर दिया और निकल लिए जो भी सामने आया. मेक अ स्विच. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. आप जो है पहले समझ लें जो ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से बेटर होना चाहिए. देन ओनली यू मेक अ चेंज. एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेरी? तो थैंक यू अमृतेश, महेंद्र, शिवकांत. शिवकांत, अच्छा अविनाश, हाउ आर यू अविनाश? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे. सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. ओके डियर. Since there is no more comment that is coming from your side, so with this, I end up my live session as of now today here. अगले सेशन में जो है हम सैटरडे को दोपहर को 1 बजे फिर मिलेंगे विथ अ न्यू टॉपिक फॉर डिस्कशन विथ यू. ठीक है. सैटरडे और संडे को हम फिर से मिलेंगे एट 1 o'clock in the afternoon. ओके. सो thank you very much and have a great time.